परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का साइंस बुक का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। इसके अंतर्गत आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस कितने प्रकार की होती है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना यानी कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को यानी कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे संतुलित कर सकते हैं, इनके लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं चिरंजीत महतो, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक और उत्पाद के उनके नाम ना लिख करके जब हम उनके सूत्र या संकेतों की सहायता से छोटे रूप में लिखते हैं, अर्थात संकेत या सूत्र के रूप में जब हम उसे निरूपित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब हम इनके नाम ना लिख करके या इनके संकेत या इनके सूत्रों की सहायता से जब हम लिखेंगे तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन का संकेत होता है ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है इसीलिए O2। अब बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो फॉर्मेट हमने लिखा इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो रासायनिक समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर अर्थात अभिकारक पक्ष में भी और उत्पाद पक्ष में भी तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। एज एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि H2 + Cl2 आपका बन जाता है HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। जब हम इसके आगे में 2 लगा देंगे तो हम पाते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये आपका वैलेंस है। अब देखते हैं ये कैसे वैलेंस है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, उधर भी आपका 2 है। अतः ये एक वैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन + ऑक्सीजन आपका बनता है H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की अणु जो है अभिकारक पक्ष में ये 2 है, परमाणु। इधर देखते हैं जहाँ पे जल बना, हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या है वो 2 है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है तो ऑक्सीजन की अभिकारक पक्ष में 2 परमाणु संख्या है, अब इधर 1 है। तो कुल मिला के देखा जाए अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में इनकी तत्वों के जो परमाणु संख्या है ये इक्वल नहीं है, अतः हम इसे कहेंगे कि ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए कैसे उपयोगी बनाए जा सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को उपयोगी बनाने के लिए एज एग्जाम्पल हम आपको दर्शाते हैं, A + B रिएक्ट कर जाते हैं आपस में और C और D का निर्माण होता है। अब देखते हैं अभिकारक में आपका A और B हुआ और उत्पाद में C और D। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होती है, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, जब उनकी अवस्था हम पता करते हैं, जैसे कि जो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अवस्था। जब पदार्थ सॉलिड हो तो हम उसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, जब पदार्थ लिक्विड हो तो हम उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये D लिक्विड है तो हम यहाँ पे L लिख सकते हैं।
जब पदार्थ एक्वस में हो अर्थात जलीय विलयन में जब पदार्थ होती है तो उनके सामने में हम लोग एक्यू लिखते हैं। अब मान के चलते हैं कि बी आपका एक्वस फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लोग एक्यू लिख सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में देखिएगा हमें कभी कभी ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है और कभी कभी ऊष्मा की उत्पत्ति भी होती है ना। तो पता करते हैं कि जब हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता हो तो हम लोग इस तरीके का संकेत का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा यानी कि ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट एंड होती है उसमें ऊष्मा को या ऊर्जा को ऐड किया जाता है। गैस की उत्पत्ति, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की भी उत्पत्ति होती है, तब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपर एरो की मदद से। अवक्षेपण की प्राप्ति, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब किसी अवक्षेप प्राप्त होती है तो उसे डाउन एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उत्प्रेरक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं उत्प्रेरक क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को बिना इफेक्ट किए उनकी जो दर है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उनको बढ़ाते हैं, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। तो इन ए केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज करता है जो, ठीक है, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। मान के चलिए यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में आपका ए बी हो तो हम एरो के ऊपर या नीचे में उत्प्रेरक को दर्शा सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो 1789 में फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक लेवोसियर ने एक नियम दिया था जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. According to this law, in a chemical reaction, mass can neither be created and nor be destroyed. इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात इसमें क्या होती है कि जो केमिकल रिएक्शंस में जो पदार्थ अभिकारक होती है और जो उत्पाद होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होती है और जो उत्पाद होती है उनके परमाणुओं की संख्या, उनके तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड में बराबर हो। इसी नियम को फुलफिल करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम आपको दो विधियां बताएंगे। तो पहला विधि यह है कि हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के अनुसार हम लोग रासायनिक समीकरण को अनुमानित करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हमें यह बताइए कि आपका हर अनुमान क्या सही होता है? नहीं ना, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। इस प्रकार इस मेथड में क्या होती है कि बार बार त्रुटि होते हैं, उसके बाद सही बनाया जाता है। एज एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, मेथेन CH4 ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें जो रिएक्टेंट वाले साइड है और जो प्रोडक्ट वाले साइड है उसमें जो उनके तत्व के परमाणु होती है, जो तत्व होते हैं उनके आगे में हमें कोफिशिएंट के रूप में लिखना पड़ता है। अब देखें यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, ये वैलेंस अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन इधर 4 और इधर 2, वैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट के रूप में हमें 2 देना पड़ेगा। तो कुल मिला के कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित होता है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इधर 2, 4, तो कोफिशिएंट के रूप में इधर 2 देंगे तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जल बनता है। हाइड्रोजन की 2 परमाणु, ऑक्सीजन की इधर 2 और इधर 1, तो वैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट के रूप में
प्रोडक्ट वाले साइड में 2 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन को फिर से देख लेते, इधर 2 परमाणु, इधर 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट के रूप में हम लोग 2 लगा देंगे। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जब रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में Ag और ब्रोमीन गैस का निर्माण करता है। Ag बैलेंस है दोनों तरफ में, ब्रोमीन इधर 2 परमाणु ब्रोमीन का, इधर 1, बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट हम 2 लगाएंगे। इधर Ag भी 2 हो गया तो 2, कुल मिला के ये भी बैलेंस हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये भी सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में रिएक्ट करते हैं, Ag और Cl2 का निर्माण होता है। Ag यहाँ पे वैलेंस है दोनों तरफ में, क्लोरीन की यहाँ 1 परमाणु और इधर 2, वैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट 2 लगाएंगे और इधर भी 2 लगाएंगे। सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण किया, सोडियम की परमाणु इधर 1 इधर 2, तो कोफिशिएंट में 2 लगा देंगे, सोडियम ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 1 है और इधर है 2, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ कोफिशिएंट के रूप में 2 लगाएंगे। अब फिर से देखेंगे कि सोडियम की जो परमाणु है ये सही है हम लोग का, तो सोडियम इधर 2 और इधर 2 दूनी 4, तो ये जो हमारा पहला अनुमान है ये गलत होता है। अब कोफिशिएंट हमें 4 लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन तो वैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में 2 लगाएंगे और इधर भी 2। NaCl इलेक्ट्रिक करंट जब दिया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन का निर्माण होता है। सोडियम वैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे 1 परमाणु और इधर 2, वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे। लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करते हीट देते हैं तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो लेड वैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, कार्बन तो वैलेंस है। रासायनिक समीकरण को वैलेंस करने का दूसरा मेथड आपको बताने जा रहे हैं। तो ये मेथड जो है ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ऐसे ही लोग इस मेथड के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। MnOH अर्थात मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मेटल है, नॉन मेटल है, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो एज एग्जांपल आपको दे रहे हैं मैग्नीशियम, यहाँ पे मेटल का पता करें तो मैग्नीशियम एक मेटल है तो ये वैलेंस में है। उसके बाद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो कोई है नहीं, है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग को तीसरे नंबर पे देखना है। तो ऑक्सीजन को यहाँ देखने जाए तो ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 परमाणु है, इधर 1 है, तो कोफिशिएंट आगे में हम लोग 2 लगा सकते हैं जिससे कि रिएक्शंस समीकरण बैलेंस हो सके। अब दूसरे एग्जांपल देख लें कि लोहा जल के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब मेटल की बात करें, यहाँ पे Fe मेटल है, यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट में, और कोफिशिएंट बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा सकते हैं। अब फिर से देखते हैं कि लोहा का 3 एटॉमिक परमाणु संख्या। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और इधर है 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा कोफिशिएंट के रूप में, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके मेथेनॉल बनाता है। तो मेटल देखें सबसे पहले, तो मेटल में या तो कोई मेटल है नहीं, नॉन मेटल में कार्बन है, तो कार्बन आपका वैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन भी वैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 3 और 1 4 और इधर 2, तो वैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फेरिस सल्फेट को हीट दिया जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होते हैं। तो पहले देखते हैं मेटल, यहाँ पे लोहा है, इधर मेटल की लोहा की 2 परमाणु, इधर 1, तो वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। अब देखते हैं लोहा वैलेंस हो गया। नॉन मेटल में आपका है सल्फर, सल्फर इधर 2 1 2, सल्फर भी वैलेंस है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8,
यहाँ पे आपका 3 4 5 6 7 8, तो ये भी वैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर मेटल में इस रिएक्शंस में कोई मेटल नहीं है, अर्थात नॉन मेटल के पास जाएंगे तो पीबी वैलेंस में है। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है, तो अभी फिलहाल वैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लगाया जाता है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तिया 6, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 5 6 7, तो ऑक्सीजन यहाँ पे वैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे यदि हम लोग 2 लगाते हैं और यहाँ पर भी 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे पीबी वैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना आपका, इधर 2 और इधर 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेंगे। तब 4 लगाने के बाद नाइट्रोजन भी बैलेंस में हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 गुना करने से 12, 4 दूनी 8 9 10 11 12, तो कुल मिला के ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। जिंक प्लस फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो जिंक फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो पहले पता करें मेटल क्या है, यहाँ पे मेटल जिन, तो जिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएं, 3 लगाएं। अब हाइड्रोजन के पास जाते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 आपका और इधर हाइड्रोजन 2, तो वैलेंस करने के लिए यहाँ पे यदि हम लोग हाइड्रोजन को नॉन मेटल में जाना है, फास्फोरस में, फास्फोरस यहाँ पे आपका 2 है और इधर 1 है, तो वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में 2 लगाएंगे, तो फास्फोरस भी आपका वैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 दूनी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन भी वैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 2 तिया 6, इधर 3 लगाने से ये भी वैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल का निर्माण होते हैं। मेटल, यहाँ पे मेटल कैल्शियम है, नॉन मेटल में नाइट्रोजन, इधर 1 और इधर 2, तो वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 लगाएंगे। फिर से देखते हैं, कैल्शियम बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन जो है आपका इधर 2 इधर 2। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 तिया 6 और इधर 2, 6 और दूनी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तिया 6 7, तो वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे आपका हुआ 2 और दूनी 4 और इधर 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन का निर्माण करते हैं। देखते हैं यहाँ पर मेटल कौन है, सोडियम बैलेंस में है। क्लोरीन है आपका नॉन मेटल, क्लोरीन 2 और इधर 1, तो वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में 2 लगाएंगे। फिर से देखते हैं, सोडियम यहाँ पे अनबैलेंस हुआ, इसको कोफिशिएंट 2 लगाएंगे तो सोडियम भी वैलेंस में हो गया। अब देख ले पहले से, सोडियम बैलेंस, क्लोरीन आपका बैलेंस और ब्रोमीन भी आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, बनता है मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे मेटल देख लें सबसे पहले, तो मेटल मैग्नीज बैलेंस में है। अब नॉन मेटल में हम लोग जाएंगे, क्लोरीन, इधर क्लोरीन 1 है, इधर 2, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और 2 4, क्षमा करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 4, इधर 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में 2 लगाएंगे। अब फिर से पहले से देखते हैं, मैग्नीज बैलेंस, क्लोरीन आपका 4, इधर भी 2 और 2 4। अब बचता है हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन भी 4, और ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। यदि हमारी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.